चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झा सर का जो मैथ प्रैक्टिस सेट आया है रेलवे के लिए, जिसको बाय आर.के. सिंह सर ने लिखा है। आर.के. सिंह सर ने इसका आज प्रैक्टिस सेट 22 करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारा प्रैक्टिस सेट 21 तक नहीं देखा है तो इसके झा मैथ आर.के. सिंह के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। इसका पूरा 50 सेट जो है, 50 प्रैक्टिस सेट हम पूरा करने वाले हैं। एक्चुअली इसमें डिले इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 4100 प्लस वाले को रेगुलर हम कर रहे हैं। 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो ये है उसको हम रेगुलर डाल रहे हैं, इसको 1-2 दिन गैप करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 14 हो तो हमसे बोल रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। देखिए इसका मान क्या है। ये कुछ लोग का कहना है कि आप सिर्फ पढ़ाते जाते हैं कंटिन्यू, बीच में थोड़ा सा तो मजाक करने से क्या होगा। अभी सीरियस हो जाइए, पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर जिंदगी में मजाक हंसी मजाक तो चलते रहेगा। अभी पढ़ने का टाइम है और रेलवे जो है नोटिस जारी कर दिया है, जैसे अनलॉक होगा, जैसे भी सारे स्टेट अनलॉक होंगे वैसे ही एग्जाम को फिर रिशेड्यूल कर दिया जाएगा। तो पढ़िए। ठीक है, अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमसे पूछा है। ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे दिया है। हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। यही होता है 2ab 2bc 2ca। a प्लस बी का मान कितना दिया है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना दिया है 14, तो इसको 14 लिख दीजिए प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी और ये सी ए। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इस 14 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 14 बराबर 2 गुना ए बी बी सी और सी ए। अब 36 में से 14 जाएगा कितना आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए ये 2 से ये 22 कितना बार में कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ गया 11 आ गया। और यही हमसे पूछ रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या हो गया 11। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्या का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्या छोड़ने के बाद बची संख्या का माध्य 22 है तो समूह में कुल कितनी संख्या है, यानी समूह में कुल कितनी संख्या पूछा जाए। मान लीजिए हमने समूह को मान लिया कि समूह में टोटल संख्या है, यानी टोटल नंबर क्या हो जाएगा x। हमने x मान लिया। ठीक है, अब देखिए x मान लिया तो टोटल संख्या का माध्य कितना दिया है 20 दिया है। ठीक है, टोटल संख्या का माध्य 20 दिया है। अगर हम इसमें 8 संख्या छोड़ देते हैं, यानी कि x माइनस 8 कर देते हैं, तो इसका माध्य कितना हो जाता है 8 संख्या छोड़ने पर माध्य हो जाता है 22। जबकि 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य 17 है। 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य 17 है। अब देखिए माध्य क्या होता है, माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, यही माध्य होता है। ठीक है, अगर हमको सभी संख्या चाहिए तो हम सभी संख्याओं का अगर हमको योग चाहिए तो माध्य गुना सभी संख्या कर देंगे तो टोटल संख्या का योग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 20x है
अगर इसका सभी संख्याओं का हमको योग चाहिए, अगर इसका सम चाहिए तो उसका सम क्या हो जाएगा 20x। इसका अगर हमको सम चाहिए तो क्या हो जाएगा 22 इंटू एक्स माइनस 8 और ये हो जाएगा 8 गुना 17। ठीक है, अब देखिए टोटल हमारे पास कितना है 20x है, तो टोटल क्या हो जाएगा 20x बराबर 22 गुना एक्स माइनस 8 प्लस 8 7 56 के 6 हाथ में 5 8 8 5 13 यानी कि 13 हो गया। यानी कि 20x बराबर ये हो जाएगा 22x माइनस 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 8 दूना 16 1 17 प्लस 136। अब देखिए यहाँ से 20x बराबर 22x माइनस का 176 है, 136 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 में से 6 गया 0, 7 में से 3 गया 4 यानी कि माइनस का 40 आ गया। अब इस माइनस के 40 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 40 और ये 20x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 22x माइनस 20x हो जाएगा। तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा 40, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। अब देखिए जब x का वैल्यू हमारे पास 20 आ गया तो हमसे क्या पूछा है, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो समूह में टोटल संख्या क्या है x हमने माना था, तो टोटल संख्या कितना है 20 है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, तो सभी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, इन सभी पे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब होता है कि आधा वृत्त इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल कितना है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। अगर ये इसका देखें तो इसका आर कितना होगा, इसका आर क्या हो जाएगा 2 होगा, इसका भी आर क्या हो जाएगा 2 होगा, इसका भी आर क्या होगा 2 होगा, इसका भी आर क्या होगा 2 होगा। तभी तो ये 4 सेंटीमीटर आर 2 सेंटीमीटर का होगा, तभी ना ये आधा वृत्त यहाँ से यहाँ तक बनाया गया। अब वृत्त का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1/2 पाई 4, तो 2 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, यानी 1 का 2 पाई, 1 का 2 पाई, इसका 2 पाई, इसका 2 पाई, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसको 4 ले लें तो 1/2 ये चारों का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और पाई, ये 1/2 4 चौके 16 पाई 2 8 16 यानी कि 8 पाई हो जाएगा। या इस तरीके से कर लिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, यानी कि 2 चौके 8 पाई, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया 25 पैसा है, तो धनराशि क्या हुई, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। CI और SI का अंतर दिया है 15 रुपया 25 पैसा, रेट हमको 5% दिया है और समय जो दिया है ये 3 वर्ष दिया है। देखिए 3 वर्ष के केस में जब CI और SI का अंतर होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, CI और SI बराबर PR स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बट्टा 100, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो ये क्या दिया है 15.25, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, रेट क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बट्टे में 100, इसको 100 गुना 100 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 300 प्लस 5 यानी कि 305 बट्टा 100। अब देखिए क्या करते हैं 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया, ये 100 से इधर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1500, 25 गुना 400 बराबर P इंटू 305। ये 305 इस 1525 को 5 बार में काट देगा,
तो P का मतलब कितना हो गया, 4 5 20, यानी कि 2000 रुपया आ गया। यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, 2000 रुपया होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योगफल -2 और मूलों का गुणनफल -4 है। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है, तो समीकरण क्या होगा। समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 0 के बराबर होता है। तो समीकरण हमारा यहीं से आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस माइनस का 4 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4 बराबर 0। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 3 वर्ष के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से 5760 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 5760, रेट हमारे पास दिया है 6 और टाइम दिया है 3/100। क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 5 10, 2 3 6, ठीक है। और बार में जाएगा, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25 और 50 25, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये हो गया तितरी का 9, तितरी का 9 हो गया। तो 115.2 गुना 9 से गुना करें क्या होगा, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 5 45 46 के 6, हाथ में 4, 9 एकम 9, 4 13 के 3, हाथ में 1, 9 एकम 9 1 10, यानी कि 1036 रुपया 80 पैसा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि x 1 से बड़ा है, यानी x जो है वो 1 से बड़ा है, तो रूट अंडर x जो है बड़ा है किससे, 1 से, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 बट्टे में रूट x प्लस 1 माइनस रूट x माइनस 1 बराबर 2 है। तो x का मान ज्ञात है। इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ए उठाएंगे, कितना है, 5/4। 5/4 का मतलब होता है कि 1.25, बात समझिएगा। 5/4 का मतलब होता है 1.25। x के जगह पे हम रख देंगे 1.25 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1.25 माइनस का 1 बट्टे में अंडर रूट 1.25 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 1.25 माइनस का 1। ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 2 के बराबर हो जाना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, 2.25 अंडर रूट 2.25 प्लस 1.25 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, सॉरी नहीं 0.25 और ये क्या हो जाएगा आपका 2.25 माइनस का 0.25। अब देखिए 2.25 क्या होता है, 1.5 का ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.5 और ये क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा 1.5 माइनस का 0.5। ये क्या होगा 1.5 0.5 2 हो जाएगा और 1.5 माइनस 0.5 1 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर 2 आ गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 5/4 होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 5 कार का क्रय मूल्य 4 कार के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि क्या होगी ये बताना है। 5 कार का कॉस्ट प्राइस 4 कार के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देखें तो ये इधर आएगा, तो ये रहेगा 4 ऊपर आएगा 5 नीचे रहेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फायदा हो रहा है कि 4 रुपये के सामान को अगर आप 5 रुपये में बेचते हैं तो आपको कितना फायदा होगा, 1 रुपया का फायदा होगा। किस पे, 4 रुपया पे। तो 100% पे कितना फायदा होगा, 4 से 100 काट दीजिए 25 पर, यानी कि आपको 25% का
प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अंक 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 6 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि प्रत्येक संख्या 5 से विभाज्य हो, यानी कि 5 से कटे। तो पहला देखते हैं, अगर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर देखें 6 डिजिट बनाना है, कितना बनाना है? 6 अंक का। 6 अंक का बनाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 5 से कौन कटेगा? जिसके अंत में या तो 0 हो या जिसके माने इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 5 5 हो, यानी कि 5 से कटने के लिए 5 उस अंतिम संख्या में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी जाकर वो संख्या क्या होगा? 5 से कटेगा। तो अगर पहला केस में देखते हैं, अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर हम क्या रख देंगे? 0 रख दें, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से रख दें। 1 2 3 4 5 कहीं भी रख दें, ठीक है, लेकिन हम सिस्टमेटिक से रखते हैं और इकाई का अंक 0 रखते हैं। तो एक तो पहला तरीका, ये पहला तरीका होगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 4 3 2 1, यानी कि 5 के 20 दिए 7 दूना 20, यानी कि 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120। अब दूसरा केस में क्या देखते हैं? दूसरा केस में हम देखते हैं जब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट जो होगा यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ठीक है। अब इसे किस तरीके से सजाना है? इस तरीके से सजाएंगे। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 तरीके से सजाना है। अगर हमने यहाँ 1 2 3 4 रख दिया और यहाँ पे यूनिट डिजिट पे हम क्या रखेंगे? अगर हम यहाँ 15 रख दें, 25 रख दें, 35 रख दें और 45 रख दें, तो ये टोटल तरीका कितना हो जाएगा? 15 25 35 और 45 रखने का तरीका 4 होगा। तो ये टोटल हो जाएगा 4 गुना 4 3 2 1, 4 चौके 16 16 3 48 48 दूना 96। तो ये जिसका यूनिट डिजिट 5 हो तो इसे तरीका सजाने का 96, और जब यूनिट डिजिट 0 हो तो सजाने का तरीका है 20 120। जोड़ दीजिए 6 9 11 के हाथ में 216, यानी कि 216 तरीके होंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है तो ग्राहक को 12% छूट देकर कितना % लाभ हो जाएगा? देखें कॉस्ट प्राइस देखिए, अगर 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125। बात को समझिएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 100 रुपया से ज़्यादा क्रय मूल्य से ज़्यादा क्या है? अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 125। अब इस पे अगर हम 12% छूट देते हैं तो कितना % लाभ होगा? यानी कि इस 125 पे 12% अगर छूट देंगे तो 12% छूट देंगे तो 125 12% छूट होता है कि 88, यानी कि 88%। तो 88/100, 25 5 100, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा 22, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 110 रुपया है, तो कितना का फायदा हुआ? तो 10 रुपया का फायदा हुआ, यानी कि 10% का फायदा होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक व्यक्ति के खर्चे इस प्रकार है। 15% कृषि पर, यानी कि 15% कृषि पर खर्च करता है, 21% घर पर खर्च करता है और 24% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि 360 रुपया बचाता है तो कुल आय बताइए। सबसे पहले खर्च कितना करता है? 5 1 6 6 4 10 के 0, हाथ में 1 1 1 2 2 2 4 4 2 6, यानी कि 60% वो खर्च करता है। देखिए कोई भी कमाई होता है ना वो 100% होता है, ठीक है। चाहे आपको 2 रुपया मिले या 10 रुपया मिले, वो आपका 100% क्या होता है? अर्निंग होता है। क्या होता है? 100% अर्निंग होता है। अगर आपने उस अर्निंग में से 60% खर्चा कर दिया तो आपने कितना बचाया? तो 100 माइनस 60, यानी कि 40% बचाया। इसी 40% का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है? 360 रुपया बचाता है।
यानी कि 40% का वैल्यू 360 है, तो 1% का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो 4 9 36 यानी कि 9 रुपया है। तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो बस 100 गुना इसमें कर दीजिए, 100 से गुना इसमें कर दीजिए, यानी 100% कितना हो जाएगा 900 रुपया, यानी उसका कुल आय 900 रुपया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु 1 4 के -2 और -3 16 एक रैखिक होंगे। ठीक है, एक रैखिक होंगे पूछ रहा है। तो देखिए मान लीजिए एक रैखिक बिंदु, मान लीजिए ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये 1 4 हो गया, ये k -2 हो गया, ये -3 16 हो गया। इसे हम कहते हैं x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3 और ये होता है y3। इसे हम क्या करते हैं कि इसका जो एरिया, इससे तो त्रिभुज क्रिएट नहीं किया जा सकता है, इसका एरिया को 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो इसका एरिया हम निकालते हैं, एरिया बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है। अब देखिए ये एरिया को हम क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, तो 0 बराबर 1/2 x1 हमारे पास क्या है, तो 1 है, 1 गुना y2 क्या है, y2 माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 माइनस का y3 कितना है, तो -16 है क्या y3, हाँ ये आ गया 16, प्लस x2 का वैल्यू क्या है, तो k है, x2 का वैल्यू k है, तो यहाँ पर हम रख देंगे k, y3 का वैल्यू 16, तो 16 माइनस y1 का वैल्यू 4 है, तो ये रहा 4, प्लस x3 का वैल्यू क्या है -3 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 माइनस y2 का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इस 1/2 को इधर भेज देते हैं, 0 हो जाएगा, -2 और -16 क्या हो जाएगा -18 प्लस 16 में से 4 गया 12, यानी 12 के प्लस ये क्या हो जाएगा 4 2 6 36 18 -18। अब देखिए -18 और -18 यानी क्या हो जाएगा 36 बराबर 12 के हो जाएगा, तो 12 3 36, यानी के का मान क्या आ जाएगा, के का मान 3 आ जाएगा। तो के का मान 3 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पी 70 घंटा की यात्रा करता है, वह अपने यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाकी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी कुल यात्रा क्या होगी। कुल यात्रा टोटल डिस्टेंस 2v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2 इंटू टी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 गुना 4, पहला 4 30 किलोमीटर, दूसरा 4 40 किलोमीटर, 40 और 30 जोड़ दीजिए 70 गुना 70, यानी कि ये आपका कट गया, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक थैले में 3 सफ़ेद तथा 2 काली गेंदें हैं। क्या है, 3 जो सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं। अब कह रहा है यादृच्छिक से एक सफ़ेद गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा है, अगर आप नहीं देखें तो चलिए इसको बता देते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, शर्त बट्टा प्रोबेबिलिटी को जानिए, शर्त बट्टा टोटल संख्या, टोटल संख्या। अब शर्त कर रहा है कि एक वाइट बॉल होने की संख्या क्या होगी, तो 3 में से क्या चुनने का तरीका क्या हो जाएगा 3C1, और टोटल संख्या कितनी है 3 2 5, यानी कि 5C1। 3C1 क्या होता है, तो 3 होता है, और 5C1 5 होता है, तो 3/5 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ हम बता देते हैं, NC1 का वैल्यू n होता है, ठीक है, इसीलिए 5C1 का वैल्यू
5 होगा। 3C1 का वैल्यू 3 और 5C1 का 5। ये NC1 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। हमने बताया, अगर आपने प्रोबेबिलिटी का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें बेसिक से बिल्कुल बताया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दो ट्रेन परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है। उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 1.1 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर है। तो धीमी गति को ट्रेन द्वारा तेज गति को ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। मान लीजिए कि विपरीत दिशा है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, इधर से, और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से ट्रेन आ रही है। दोनों एक ट्रेन की लंबाई 1.1 किलोमीटर है और इसका मान लीजिए 0.9 किलोमीटर। ये क्या है, इसका डिस्टेंस है, ट्रेन की लंबाई है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई दिया है। अब मान लीजिए ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। इसमें क्या होता है, दोनों के चालों को जोड़ देते हैं और दोनों का एक वक्त आएगा कि ट्रेन यहाँ आ जाएगी, एक वक्त आएगा तो ये जब पार करने के लिए यहाँ आएगी तो ये दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर हम कहते हैं डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों ट्रेनों का लेंथ होता है, ठीक है। अब देखिए ये किलोमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया है आपका 1.1 किलोमीटर प्लस 0.9 किलोमीटर बटे में इन दोनों का चाल क्या हो जाएगा, 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे सेकेंड में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेकेंड में पूछ रहा है। तो इसका 150 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 बटा 150 गुना 5 गुना ये क्या हो जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा। ये 2 किलोमीटर में है तो इस 2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 2000 मीटर। ये हो जाएगा 2000 मीटर गुना 18 बटा 150 गुना 5 से इसको काट देंगे तो 5 के 20 कितना हो गया, 400। ये कितना हो गया, 400 हो गया। 50 से इसको काटेंगे 3 बार में, 50 से इसको काट देंगे 8 बार में, ठीक है। 3 से 18 काट देंगे 6 बार में, यानी कि 48 सेकेंड में क्या होगा, एक ट्रेन दूसरे को पार कर जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि x और y का अनुपात दिया है 2:1। हमसे पूछ रहा है कि x² माइनस वाई स्क्वायर बटा x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 बटा 4 प्लस 1 यानी कि 3 बटा 5 हो जाएगा, यानी कि 3:5। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 10, 11, 12, 9, 8 का समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान करते हैं। इस पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, आपको बताया भी है। सबसे पहले मान निकालेंगे 10, 11। मान क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या 5 है, कर देंगे 11, 10, 21, 21, 9, 30, 30, 12, 42, 8, 50, यानी कि 50 बटा 5 यानी कि 10। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि माध्य में से दी गई संख्या घटाएंगे तो 10 में से 10 गए 0, तो 0 का स्क्वायर छोड़ देंगे। 10 में से 11 गया -1, यानी कि -1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 12 गया -2 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 9 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 8 गया 2 का स्क्वायर, बट्टा टोटल संख्या कितना है, 5 है। भाग दे दीजिए, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बट्टा 5, 4 1 5, 5 9 1 10 बट्टा 5,
यानी कि √10/5 यानी कि 5 दूना 10, यानी कि मानक विचलन क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 120 विद्यार्थियों के प्राप्त औसत अंक 35 है, यानी ये ओवरऑल जो है 35 है। यदि सफल उम्मीदवार का औसत अंक 39 है और असफल उम्मीदवार का औसत 15 है, तो परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी। देखिए क्या है, पास कितना है 45, फेल का कितना है तो 15, ओवरऑल कितना है 35, सफल का 39 है। बस एलिगेशन लगा देंगे, 39 में से 35 गया 4, 35 में से 15 जाएगा 20, ये आ जाएगा 4 5 20, यानी कि 5:1। ठीक है, अब हम सब कह रहा है कि पास वाले स्टूडेंट का संख्या क्या हो जाएगा। टोटल अनुपात कितना है 6, पास वाले का है 5, तो 5/6 गुना 120, 6 दूना 20, यानी कि 20 5 100, यानी पास वाले स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2√3 क्या है। धन पूर्णांक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको देखते ही आप कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर रिमाइंडर जो है वो 43, 31 और 7 बचे। इस तरह के प्रश्न को भी हम ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 59। ऑप्शन ए हम उठाते हैं, 1050 को हम 63 से भाग देते हैं। जब 63 से भाग देंगे तो पहले एक बार में ले जाने देंगे, 105 में से 3 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, ये कितना हो गया 420। 420 हो गया, तो ये कितना बार में जा सकता है, 5 6 30 7 6 42। अगर 6 बार में जाते हैं तो ये हो जाएगा 36, 18 के 8 हाथ में 36 से 37, 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 7 गया 4, यानी कि 42 आ रहा है। जब 42 से आ रहा है, आना चाहिए 43, इसका मतलब है कि 63 से तो ये नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए को हम काट देंगे। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी को उठाते हैं। ऑप्शन बी को उठाएंगे और फिर 1050 में ऑप्शन बी यानी कि 53 से भाग देंगे। ठीक है, 53 से भाग देंगे तो एक बार में पहले जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, 10 में से 5 गया 5, यानी कि 520 बार में। अब इसे देखते हैं क्या कितना बार में जा सकता है, 9 बार में। इसे 9 बार में भेजेंगे तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 9 5 45 और 2 47, यानी कि 10 में से 7 गया 3 और 11 में से 7 गया 4, यानी कि इसे जब हम 53 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 43 आ रहा है। बात को समझिएगा। अब 1250 में भी इसी से भाग देंगे, किससे 53 से। 53 से भाग देंगे तो 53 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 106 होगा। 5 में से 15 में से 6 गया 9, ये आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19, ये हो गया 90। अब इसे हम कितना बार में लेके जा सकते हैं, 53, इसे 3 बार में ले जाएंगे। जब 3 बार में ले जाएंगे तो 3 के 9 और 3 5 15, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 5 गया 4, यानी कि 8 में से 5 गया 4, यानी ये 41 आ रहा है। जाइए 1 मिनट हो गया। 53 दूना 106, 15 में से 6 गया 9, ये आपका कितना हो गया 19, ये एक 0 आ गया। इसे 3 बार में ले गए तो 3 के 9, 3 5 15, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 31 आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी संख्या को 1650 से भाग देंगे, यानी कि 1650 को हम फिर 53 से भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। पहले 5 या 15 के 5 हाथ में 1 और नहीं 5 बार में, 3 बार में, 3 बार में जाएगा। 3 के 9, 3 5 15, 159, 15 में से 9 गया कितना जाएगा,
ये हो जाएगा 6, 15 में से 9 हो गया 6, यानी कि ये हो गया 60, फिर एक बार में जाएगा 60 में से 53 जाएगा 7, यानी कि रिमाइंडर 7 आ गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी यानी कि ही सही होगा, क्योंकि 53 से इन तीनों संख्याओं में भाग देंगे तो रिमाइंडर 43, 31 और 7 बच रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ए, बी एवं सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं, यानी कि ए, बी और सी मिलकर एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, और ए एवं बी द्वारा एक साथ काम करने के लिए उन्हें 2.4 दिन की जरूरत पड़ती है। चलिए ठीक है, बी और सी एक साथ काम करने के लिए, यानी कि बी और सी को एक साथ काम करने के लिए 4 दिन का समय लगता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। 21 को ऊपर लिखिए, यहाँ पॉइंट वाला केस है, तो 10 से गुना करेंगे, 10 दूना 20, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 40। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 240। 240 अगर एलसीएम आ जाएगा तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता देखें तो कितना आ जाएगा 12, ए प्लस बी की क्षमता देखें तो 10 आ जाएगा, और बी प्लस सी की क्षमता देखें तो 6 आ जाएगा। अब जब इसमें हमने 10 से गुना किया है तो यहाँ 10 से भाग दे देंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बात को समझ गए। अब हमसे कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, यही पूछा है। अब देखिए ए का बी का हमको पूछना है, बी प्लस सी 6 दिन में कर रहा है। अगर बी प्लस सी एक काम को 6 दिन में करता है, बात को समझिएगा, 6 दिन में करता है 6 के एफिशिएंसी से, ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ कितना आ जाएगा 6, ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 6। अब देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 10 है, यानी कि ए और बी का एफिशिएंसी 10 है, तो ए का एफिशिएंसी 6 है, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से क्या आ जाएगा 4, यानी कि बी का एफिशिएंसी यहाँ 4 आ गया, तो बी अकेला इस काम को, यानी कि 24 काम को 4 के एफिशिएंसी से ये कितना दिन में कर देगा, तो 6 दिन में इसको समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बट्टा cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि cos 11 प्लस साइन 11 बट्टा cos 11 माइनस साइन 11 का मान क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है कि tan x प्लस tan y बराबर 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो इसको ऑप्शन से हम लोग करेंगे। ऑप्शन ए उठाते हैं 56 डिग्री, 56 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री। बात को समझिएगा, 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री हम लिख सकते हैं। अगर इसे x मान लें और इसे हम y मान लें तो देखिए ये फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस tan 11 डिग्री को हम sin 11 डिग्री बट्टा cos 11 डिग्री लिख सकते हैं, और 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, फिर tan 11 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 11 डिग्री बट्टा cos 11 डिग्री। अब इसको गुना करेंगे तो वो हो जाएगा cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बट्टा cos 11 डिग्री, बट्टा में cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री हो जाएगा, cos 11 डिग्री माइनस का sin 11 डिग्री बट्टा cos 11 कट जाएगा। ये देखिए क्या आ गया, cos 11 प्लस sin 11 बट्टा cos 11 माइनस sin 11। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 5 साल पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। 5 साल पहले क्या अनुपात था, ए अनुपात बी का अनुपात था 3:2। उसके बाद कह रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 5:4 हो गया। 5 साल पहले 5 साल बाद, तो टोटल उम्र कितना हो गया, 10 साल का अंतर हो गया। कितना का अंतर हुआ,
10 साल का अंतर हुआ। बात समझिएगा, कितना का अंतर हुआ? 10 साल का अंतर हुआ। तो बस 4 3 12, 5 दूनी 10, यानी 2 रेशियो का अंतर है 10 साल के बराबर। तो एक का अंतर हो जाएगा कितना? 5। तो इसका अभी उम्र कितना हो जाएगा? 50 25, 5 चौके 20। ठीक है, यानी कि अभी 5 साल बाद उम्र होगा 25 और 20। तो हमसे कह रहा है वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा। तो जब 25 और 20 है तो 5 साल पहले जाइएगा तब ना वर्तमान में जाइएगा। तो 25 में से 5 जाएगा 20 और 20 में से 5 जाएगा 15, यानी ये तो होगा 20 साल के और बी कितना हो जाएगा? 15 साल का। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। कोण एडीसी का मान 117 डिग्री, कोण डीसीबी का मान 147 डिग्री है। तो कोण डीएबी का मान क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। कोण एडीसी का, एडीसी का मान कितना दिया है? 117 डिग्री। ठीक है, कोण डीसीबी, कोण डीसीबी का मान कितना दिया है? यानी इस एंगल का मान दिया है 147 डिग्री। तो बोल रहा है कि कोण डीएबी का मान क्या है? कोण डीएबी यानी इसका मान पूछ रहा है। देखिए समलंब इन दोनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री कर देंगे तो 10 में 7 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, यानी इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 63 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 और ये अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप हैं जो उसे क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। हमने कहा कि ये एक टंकी है जो 6 घंटा में भर सकता है तो प्लस लिख दिए। बी एक टंकी है, ये भी भरने वाला है 8 घंटा में, इसे भी प्लस लिख दिए। और सी एक खाली करने वाला है तो इसे माइनस रखते हैं 10 घंटा। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 8 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 120 लेनी है। क्या हो जाएगा? ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 120/6 यानी कि 20। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, इसके बाद तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो बची हुई टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? मान लीजिए इन दोनों को यानी कि ए और बी को अगर 1 घंटा के लिए खोला जाएगा तो 20 + 15 कितना लीटर पानी भर देगा? तो 35 लीटर पानी को ये इन कर देगा। तो 120 में से 35 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, कितना लीटर पानी बचा? 85 लीटर पानी बच गया, यानी इतना और भरना है। अब 85 लीटर पानी भरना है। अब ये तीनों पाइप को खोल दिया जाए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को खोल दिया जाए। देखिए ये तो ए प्लस बी 35 लीटर भरेगा और ये सी जो है खाली करने वाला है, तो ये खाली कितना करेगा? 12, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि ये तीनों पाइप को जब खोला जाएगा ना तो 23 लीटर पानी जाएगा। क्या क्या 20 लीटर 15 35 लीटर पानी तो भरेगा, लेकिन सी वाला खाली करने वाला है, ये 12 लीटर पानी निकाल देगा। तो कितना टोटल भराएगा? 23 लीटर। तो ये तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी 85 लीटर पानी भरना है, तो 23 के हिसाब से कितना देर में भर देगा? तो 85/23 घंटा लगेगा। या इसे कह सकते हैं कि 3.16/23 घंटा लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।